खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। सिर्फ ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है ना। फोकस रहना है, पढ़ना है, थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देना है, थोड़ा पैटर्न पूछने का तरीका होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन देंगे वो सिमिलर होगा। अब वो इंग्लिश चीज़ का मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये क्या तीनों वर्ड्स दे दिए गए हैं। अब समझ में आ गई होगी बात, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो है आपका सारा IQ, सब कुछ, सारा नॉलेज उस कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही चेक करेगी। तो आपका जो हारना जीतना इज सेकेंडरी थिंग। पता है क्या, हारता कौन है? जो गिव अप कर दे। जो गिव अप कर दे वो हारता है। हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर प्रज्ञा भारद्वाज एंड आई होप कि आप सभी चीयरफुल और हेल्दी होंगे। बट आपको बस इतना ही नहीं, मोटिवेटेड भी रहना है ना। क्योंकि अगर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? बुक खोलेंगे फिर आपको नींद आने लगेगी, है ना। इसलिए आपको मोटिवेशन की भी पूरी ज़रूरत है। इसलिए उस दिन पवन सर भी कह रहे थे कि मैं गया था रेलवे स्टेशन, वहाँ से शायरी और पोम्स और कोट्स की किताब खरीदने, है ना, ताकि आप में भी जोश आए, है ना। इसीलिए मैं जो हूँ आप लोगों के लिए 2-3 लाइन लेकर आई हूँ। वो सुनकर आप में भी जोश आएगा, एनर्जी आएगी आगे पढ़ने की, इंग्लिश पढ़ने की, और मुझ में भी एनर्जी आएगी आप लोगों को पूरे दम से पढ़ाने की। ठीक है, तो खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। सिर्फ ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है ना। तो आप वही परिंदे हो, आप वही परिंदे हो जिनका एम जो है केवल ज़मीन नहीं बल्कि पूरा आसमान है। क्या है? पूरा आसमान है। और जिनका एम इतना ऊंचा होगा, इतना हाई होगा, वो छोटी मोटी चीज़ों से थोड़ी घबराएंगे। जिनके बड़े बड़े सपने होंगे वो छोटी मोटी चीज़ों से क्यों घबराएंगे? वो अगर ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या मज़ा होगा आपके पढ़ने का, आपके स्ट्रगल का। अब अगर आप कुछ देखोगे ही नहीं, कुछ डिफ़िकल्टी देखोगे ही नहीं, फेस नहीं करोगे, फिर तो आपका अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल हो जाएगा। तो आप सोचो कि आपको अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल करना है या सिद्धांत वाला, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कुछ नहीं। बात इतनी सी है कि आपको बस फोकस रहना है, पढ़ना है, थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देना है। थोड़ा पैटर्न ज़रूर चेंज हुआ है बट कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा घटा है, इतना ही हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले अपने दिमाग से जो भी घबराहट है, जो भी टेंशन है, वो साइड कर दीजिए। जब तक वो रहेगा दिमाग में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं जा पाएंगी, ठीक ना। आ रही है बात समझ में? तो अभी तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपसे डिस्कस करूँगी इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन में जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसका क्या पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, उसमें आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि NTA करवा रही है। कौन करवा रही है? NTA। और चाहे अगर मुझे कोई कहे कि मैम इस कमिटी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा है कि इस चीज़ के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर दो, मैं सेट कर दूंगी, दे दूंगी। दूसरे दिन कोई और कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन आएगी कि हमें एक क्वेश्चन पेपर सेट चाहिए, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, मैं उसके लिए भी सेट कर दूंगी। एक ही इंसान कर रहा है ना दोनों के लिए। क्या लगता है दोनों के पैटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर होगा? क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा? नहीं होगा, बहुत सिमिलर होगा। क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, कुछ मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। हो सकता है इसमें 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से पूछ रही हूँ मैं, उसमें 4 क्वेश्चन पूछ लूँगी मैं मैच द फॉलोइंग से, लेकिन पूछूंगी ज़रूर। यही चीज़ है, NTA जो है बहुत सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है, ठीक। तो एक ही एजेंसी सबका करवा रही है?
तो आप इससे क्या समझ रहे हो? मोर और लेस द पैटर्न विल बी सिमिलर। वो उनके जो पूछेंगे, वो पूछने का तरीका होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन देंगे वो सिमिलर होगा। अब वो इंग्लिश जहाँ जहाँ देती है इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो उसी तरह से देती है। जैसे मैंने जब इनका सेट नहीं आया था, जब इन्होंने लैंग्वेज का नहीं बोला था कि वो क्या पूछेंगे, तब भी कहा था मैंने कि एनटीए ले रही है तो वो कॉम्प्रिहेंशन ही देगी। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे पहले लेक्चर्स जाके चेक कर लीजिए, ठीक। उसमें मैंने कहा अगर एनटीए ले रही है तो वो कॉम्प्रिहेंशन ही देगी। अब वो उसमें जिस टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस दे, लेकिन देगी कॉम्प्रिहेंशन ही। और जब आया तो उसमें वही बात थी, क्योंकि वो उसका पैटर्न है, वो उसका फेवरेट पार्ट है, उसको सब कुछ उसी में दिख जाता है। मतलब उनको जिस तरह से भी लेना होगा, जो भी चीज़ लेना वो कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे ही लेंगे। स्पेशली मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले जो एनटीए ने क्या कहा है कि क्या रहेगा पैटर्न। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें जैसे कि ए, या तो उसमें ए ऑप्शन सही हो सकता है या बी हो सकता है, या बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ दीज, इस टाइप का। फिर है मीडियम, क्या रहेगा। अब जो है उसमें क्या होगा, 13 लैंग्वेजेस होंगे। मीडियम का बात कर रही हूँ, किस लैंग्वेज में पूछे गए क्वेश्चंस। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इन लैंग्वेजेस में वो क्वेश्चन पूछेंगे। मीडियम, सब्जेक्ट नहीं बता रही हूँ, सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं बता रही हूँ, ठीक। और फिर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। 2 सेक्शन लैंग्वेज के अंडर की बात कर रही हूँ मैं, जो भी बात कर रही हूँ अभी लैंग्वेज के बारे में। अब लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग। अब 1A और 1B, 1A में सर्टेन लैंग्वेजेस हैं, 1B में सर्टेन लैंग्वेजेस हैं। वो आपको ऑप्शनल कर दिया गया, आप जो चूज करना चाहो, ठीक है। अब इसने कह दिया है कि कैसे टेस्ट करेंगे, थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव। और अलग से एक और चीज ध्यान देने वाली बात है इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये भी उन्होंने ऐड किया है। ये क्या है, क्यों है, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और क्या होगा, एज पर NCERT मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12 ओनली। वो कैसे पूछेंगे, वो जो उन्होंने बोल दिया है कि वो क्लास 12 के अकॉर्डिंग पूछेंगे। अब इसमें क्लास 12 उन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन क्लास 12 ही रहेगा ये हम समझेंगे आगे, ठीक है। इसमें जो छुपी हुई बात है उसको समझना है, ठीक है। हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लास 12 सामने से, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज है ना, कुछ छुपा हुआ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि क्लास 12 है, क्लास 12 का लिटरेचर बुक खोले, पढ़े, एग्जाम देने गए, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। ये बस कहने के लिए है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स पे हम आएंगे। उससे पहले चलिए, पहले हमें समझना है क्वेश्चंस विल बी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। ये क्या बोल दिए वो लोग, कॉम्प्रिहेंशन में फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये है रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। उसमें एक फैक्चुअल मतलब क्या हुआ पता है, जिसमें फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स लाइक जो चेंज नहीं हो सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलेंगे,
इतना परसेंट ऑक्सीजन, उसमें बताएंगे कि इतना परसेंट ऑक्सीजन है, इतना परसेंट नाइट्रोजन है, तो उसमें परसेंटेज वाइज जो फैक्ट है, चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, वो हो गया आपका फैक्चुअल। फिर दूसरा क्या है, नरेटिव। व्हाट इज नरेटिव? जो नरेट किया गया हो वैसा पैसेज, जैसे कि मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ, मैं आपको एक स्टोरी नरेट कर रही हूँ कि मैं इस दिन यहाँ गई थी, यहाँ से मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं ये खरीद के लाई, तो ये मैं नरेट कर रही हूँ आपको, वैसा वहाँ दे देंगे कि आई वेंट अंडमान एंड निकोबार फॉर माई टूर, फॉर माई वेकेशन, इट वॉज अमेजिंग, आई सॉ दिस 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 दिस। तो क्या नरेट किया जा रहा है किसी को, तो क्या हो गया, नरेटिव कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, अब है लिटरेरी। लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन क्या हो गया, जो डायरेक्ट लिटरेचर पोर्शन से लाया गया हो, लाइक पोम, किसी ने पोम लिखा है उसको डायरेक्ट वहाँ लिख दिया गया। वर्ड्सवर्थ ने कोई पोम लिखा, डैफोडिल लिखा, वो डायरेक्ट वहाँ लाके आपको दे दिया और उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें एलिट्रेशन कहाँ है, जो भी पूछना हो उनका, इनके पोएट कौन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर शेक्सपियर के किसी प्ले से कोई पोर्शन उठा के दे देगा, प्ले से कोई भी पोर्शन उठा के दे देगा और फिर उस पर क्वेश्चन दे देगा। जूलियस सीजर या किसी से भी, मैकबेथ, किसी से भी एक पोर्शन उठा के दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो क्या हो गया, लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन। समझ में आई बात? इन तीनों चीज का मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये क्या तीनों वर्ड्स दे दिए गए हैं। अब समझ में आ गई होगी बात, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पता है क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी इसी के थ्रू समझ ली जाएगी। एक होता है इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स में हम फॉर्मूला याद करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हम फॉर्मूला सीखे वो उसको हम उस क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सेम यहाँ इंग्लिश में होगा। लोग इंग्लिश को हल्के में डाल देते हैं कि उसमें क्या है, उसमें तो बस ये चीज़ याद करना है, इसका डेफिनेशन याद कर लेंगे, ये एग्जाम्पल याद कर लेंगे, हो गया। नहीं, यहाँ पे आपको वही चीज़ अब अप्लाई करना पड़ जाएगा। आपको फॉर्मूला सिखा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा और आपको जो है वो सारे फॉर्मूला, वो जो चीज़ आपने पढ़ा, आपको इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के, अच्छा यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, इस तरह से। गॉट इट? चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, अब हमने पढ़ा कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, तो मैम आप ये क्या दे रही हैं टॉपिक्स, होगा तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, बस हो गया, वहीं बुक खत्म बात। ये सब क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि एनटीए जो है आपका सारा आईक्यू, सब कुछ, सारा नॉलेज उस कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही चेक करेगी। तो आपका जो इसका भी नॉलेज होगा ना, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसी के थ्रू चेक करेगी। अब देखिए कहाँ है लूप होल। यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो क्लास 12 से ही पूछेंगे बस। क्लास 12th में क्या ग्रामर की बुक होती है? मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स में नहीं होती है, कुछ में होंगी, ठीक है, अच्छी बात है अगर है, बट नहीं होती है, क्योंकि वो लोगों का जो होता है थॉट कि वो लोग जो है राइटिंग जो देते हैं स्पीच लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, तो जो आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, उसी के थ्रू वो चेक कर लेते हैं कि आप इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे लगा रहे हो, किस टेंस में के साथ क्या वर्ब लगा रहे हो, कहाँ क्या लगा रहे हो, वो सब वहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक, अलग से कुछ नहीं करते हैं। तो आपने जो 8th तक या 7th तक जो ग्रामर पढ़ा होता है उसी को आप अप्लाई करते चले जाते हैं क्लास 12th तक। तो 12th में तो ग्रामर की बुक नहीं है, तो आप बोलोगे मैम आप वो क्यों पढ़ा रहे हो? आपके कॉम्प्रिहेंशन में वही वो चेक करेंगे। अब आप देखिए, आपको 6, 7, 8 का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है, वो उसमें क्लास की बात ही नहीं है। बात ये है कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ें हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश, ये नहीं आएगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं आएगा।
है ना। अब जैसे हम BHU के क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि क्या करता था, एक सेंटेंस दे दिया कि ही इज़ राम, ही इज़ राम, और अंडरलाइन कर दिया राम को। नाउ दे विल आस्क दैट, दे यूज टू आस्क दैट प्लीज़ नहीं, टेल दी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। तो जो वर्ड अंडरलाइन है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ऑप्शन में फिर दे देगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो राम है, अच्छा ठीक है, तो राम नाउन है तो नाउन टिक कर दिया। ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन टिक कर दिया। ऐसे आता था स्ट्रेट क्वेश्चन। अब क्या होगा, अब आपको पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक, और उसमें होगा, हो सकता है ऐसे करते राम के बारे में पूरा एक पैराग्राफ कि वो राम है, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ये करके पूरा एक पैराग्राफ दे दें। और अब क्वेश्चन पूछे कि अब पूछ सकता है इसमें कि इसमें राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, या पूछ सकता है कि इस पूरे पैराग्राफ में कितने प्रॉपर नाउन्स हैं। तो आपको काउंट करना पड़ेगा, राम है, अगर राम की किसी बहन का नाम भी दिया हुआ है, भाई का नाम दिया हुआ है श्याम, तो आपको सब काउंट करना होगा। वो कहाँ गया, पटना गया, तो आपको सब काउंट करना होगा कि वो कितने नाउन्स हैं। तो आपको नाउन पता होना चाहिए ना कि नाउन क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, कौन कौन से। वो जब नहीं पता होगा तो आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है या स्ट्रेट अवे है, आप दोनों तरह से नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप पहले टॉपिक वाइज जानो चीज़ों को और फिर उसको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पे सॉल्व करना सीखो। समझ में आई मेरी बात। उसी तरह से नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स ए एंड द कैसे यूज़ होगा, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव से क्या है, किस चिड़िया का नाम है, टेंस, वो पैराग्राफ जो है वो किस टाइम का है, अभी के बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है, तब आप उस तरह से एनालाइज कर पाओगे ना क्वेश्चंस को। तो आपको टेंस जानना पड़ेगा, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। कोई भी पैराग्राफ से एक वर्ड बोल दे देगा और बोलेगा कि वो क्या है, इन्फिनिटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल। तो आप जानोगे तब तो आप करोगे, आप जानोगे ही नहीं तो क्या करोगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, उस पैराग्राफ में एक ईडियम रहेगा, ठीक है, 1 या 2, और वहाँ पे दे सकता है कि इस पैराग्राफ में जो ईडियम यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन टैग, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी उन्होंने लिख दिया, वोकैब साफ साफ, तो वो या तो पैराग्राफ से बोलेंगे ये वर्ड का क्या मीनिंग है, मतलब कि आपको वहाँ सिनोनिम बताना होगा, या इस वर्ड का क्या ऑपोजिट है, या फिर क्या एंटोनिम है, तो वो आपको टिक करना होगा। फिर असर्शन रीजन, असर्शन रीजन क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट देंगे, वो एक स्टेटमेंट देंगे जो कि असर्शन होगा, और फिर उसका एक रीजन देंगे। फिर आपको वो पैराग्राफ पढ़ के एनालाइज करना होगा कि हाँ, क्या ये जो स्टेटमेंट है इसका सही रीजन है। अगर है तो आप उस हिसाब से ऑप्शन टिक करोगे, अगर नहीं है तो फिर उस हिसाब से करोगे, ठीक है। उसके बाद एनालॉगी, एनालॉगी भी क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि टॉल इज टू शॉर्ट, टॉल इज टू शॉर्ट, देन फैट इज टू व्हाट। तो आपको इसके लिए क्या जानना होगा, वही एंटोनिम, सिनोनिम। यहाँ पे आप देख रहे हो एनालॉगी, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बट टॉल का अगर शॉर्ट है, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, तो फैट का भी ऑपोजिट क्या होगा, फैट मतलब मोटा, तो फैट का ऑपोजिट पतला, तो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपको एंटोनिम, सिनोनिम जानना पड़ा, दिस इज एनालॉगी, दिस इज पैटर्न, वन ऑफ द पैटर्न्स दे कैन आस्क। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी जैसे मैंने बताया कि लिटरेरी कोई भी पोम हो सकता है और उसमें बोलेंगे कि कहाँ लग रहा है आपको, इस सेंटेंस में बेटी बाउट सम बटर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, ओनोमैटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, क्या है। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच जानना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अब जो ये तो आप लोगों का जो हमेशा से आप लोग देते होंगे एग्जाम वगैरह, BHU वगैरह में, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ता था।
एक ऐड ऑन हुआ है इस चीज़ में इंग्लिश वालों के लिए, जो कि है लिटरेरी एप्टीट्यूड। घबराना नहीं है, लिटरेरी एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिटरेरी एप्टीट्यूड, तो इसमें क्या पढ़ना है? तो भाई आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे, आपको आगे चल के हो सकता है इंग्लिश में जाना हो, नहीं भी जाना हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप इंग्लिश लोगे, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो लैंग्वेज में, तो फिर आपको कुछ तो उनके ऑथर्स के बारे में, पोएट के बारे में, पोएटर्स के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने क्या किताब लिखा, कब लिखा, उसका कालखंड क्या है, पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, उस टाइम क्या हुआ करता था, उन्होंने क्या सोचा होगा कि वो पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसा पोम लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ तो जानना चाहिए, तो बस इसलिए उन्होंने लिटरेरी एप्टीट्यूड ऐड कर दिया है, ठीक। तो उसमें हमें क्या देखना है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में देखेंगे, बट कोई भी जाके अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल की बात है, उतना आपको नहीं जानना। आपको बस एक ओवरव्यू जानना है कि कौन कौन सा टाइम पीरियड होता था, कौन कौन सा एज होता था, विक्टोरियन एज, ये एलिजाबेथन एज, ठीक है, ये सब एजेस बस देखने, रोमांटिक एज, जो भी सारे एजेस देखने, और वो कब होता था, उनके ऑथर्स कौन कौन थे उस टाइम के, उनके क्या वर्क्स थे, और उस टाइम का कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट अगर हो, तो इतना बस आपको जानना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक। और मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यहाँ लिख दिया मैंने, ये चीज़ बेसिकली जानना है। अब आप सोचेंगे ये क्यों ऐड किया? कुछ बोर्ड, अब देखिए जैसा कि उन्होंने कहा है एनटीए वालों ने कि वो सब बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, तो कुछ बोर्ड्स में ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कुछ बोर्ड्स में, महाराष्ट्र बोर्ड और कुछ बोर्ड्स में एक चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स करके, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स करके, जिसमें कि यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। मेनली नॉवेल्स का जो बहुत ज़्यादा रुझान आया वो 18th सेंचुरी में आया, विक्टोरियन एज में, या और उसके बाद चलन हुआ उसका, और उसके आगे का, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, उसके पीछे वाले पे थोड़ा थोड़ा करना होगा। तो वो एनालिसिस मैं करूँगी और कंटेंट मैं दूंगी कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गया, और जैसा कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेबल टिल क्लास 12th ओनली, तो क्लास 12th को तो हमको ध्यान में रखना है। तो हम जब ये करेंगे तो क्लास 12th में जो भी चैप्टर्स हैं, उनके जो भी प्रोज है, फिक्शन है, पोएट्री है, उसमें जो भी पोएटेस है, पोएट है, ऑथर है, ऑथरेस है, तो उनके जो वर्क्स आपने पढ़े तो पढ़े, लेकिन उनके और कोई वर्क्स जो है उनका नाम आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वो 12th में अगर दे दिया तो मतलब इतना नहीं कि उतना ही, आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा कि वो ऑथर कहाँ से थे, किस टाइम पीरियड के थे, उन्होंने और क्या क्या काम किया, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तब जाके आपकी तैयारी होगी पूरी, ठीक है, तब जाके आपकी तैयारी होगी पूरी। तो अब बात क्लियर है? कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है अब इंग्लिश में और होनी चाहिए, ठीक है। एक एक बात समझा दी गई कि फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव ये सब क्या मतलब रखता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मतलब क्या है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कर दिया, सबके लिए नया रहेगा। वो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़े होंगे दूसरा नहीं पढ़ा होगा, वो अनसीन रहेगा, ठीक। अब कोई रीडिंग बहुत ज़्यादा करता हो तो हो सकता है उसके एक दो पढ़ा हुआ उसका आ गया हो, तो वो अलग बात है, ठीक है। फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी बात, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मज़ा आएगा ये भी पढ़ने में। फिर है वोकैबुलरी तो हर एग्ज़ाम में पूछते ही हैं, और ये क्लास 12th का क्या लोचा है ये भी समझ में आ गया कि क्लास 12th तो ठीक है, क्लास 12th तो हम करेंगे ही, लेकिन केवल क्लास 12th करना,
क्लास 12th में क्या हम जब बुक पढ़ रहे हैं तो EZMR तो पढ़ ही रहे हैं, क्लास 12 की बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, राम श्याम ये तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब क्या नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पढ़ ही रहे हैं, तो हमें वो जानना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ अलग से सोचना ही नहीं है। ठीक है, टॉपिक्स क्लियर है? तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इंग्लिश को लेके, है ना? तो आप लोग देख लें, ये सब अपने माइंड को रेडी कर लें कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है और रेडी हो जाएं अब कि हाँ अब पूरे जोर से, आई नो कि आप लोगों का बोर्ड्स भी है, आपको उस पर भी फोकस करना है, तो आप उस पर भी फोकस कीजिए, अलग से थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। आई नो कि प्रेशर बहुत है, बट ये भी मैं जानती हूँ कि आप लोग मालवीय एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना? हारना जीतना इज सेकेंडरी थिंग। पता है क्या, हारता कौन है? जो गिव अप कर दे, जो गिव अप कर दे वो हारता है। जो काम कर रहा है, मार्क्स कम आना ज़्यादा आना वो बात की बात है, आपने ट्राई तो किया। अगर आप ये सोच लोगे कि अरे यार पैटर्न चेंज हो गया है, मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, चलो केवल ऐसे ही एग्ज़ाम दे दूँगा, नहीं पढ़ूँगा, ऐसे सोच लिया, आप उसी वक्त हार गए। और हो सकता है आपसे कोई कमज़ोर स्टूडेंट हो, कमज़ोर इन द सेंस कि होते ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, कोई एवरेज होता है। तो अगर आप पहले ही गिव अप कर दिए तो इसका मतलब कि आप तभी हार गए। लेकिन वो जो थोड़ा सा एवरेज था या बिलो एवरेज था, उसने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वो पढ़ा, धीरे धीरे ही पढ़ा, बट पढ़ा और फिर एग्ज़ाम देने गया। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे बट आपका फिर भी नहीं हुआ, वो एक एवरेज या बिलो एवरेज था, उसका हो गया, तो वो वहीं जीत गया। उसने जहाँ ही सोचा कि वो हार्डवर्क करेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा पढ़ने में, वही जीत गया। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है, काम माइंड से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, है ना? ठीक है, सी यू, बाय बाय।